हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रिय सर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम यूजी नेट जून परीक्षा 2019 का प्रिय सर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क दिया गया है। अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन को हम करेंगे। मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है। द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता लाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। आप देख सकते हैं मैकियावेली के दर्शन में साध्य साधनों की उपयोगिता को पुष्ट करता है, क्योंकि द प्रिंस का मुख्य ध्येय राज्य की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना है। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजा के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि वही राज्य श्रेष्ठ है जो नैतिक अनैतिक सभी साधनों का प्रयोग कर राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सफल है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत हुए प्रवासी जातीय सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी कभी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिलता कहलाते हैं, तो उनको मेटिक्स कहा जाता है, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, माओ जेडोंग की तरह। माओ जेडोंग को देख सकते हैं, माओ से तुंग एक ही नाम है, ने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। माओ चीनी क्रांति के नायक एवं चीन के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष थे। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को माओवादी शासन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी और 9 सितंबर 1976 में अपने निधन तक सर्वोच्च पद पर बने रहे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड जो पुस्तक लिखी गई थी एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा लिखी गई थी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ए ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड एंटोनियो ग्राम्सी 1891 से 1937 की रचना है। इसके अतिरिक्त द प्रिजन नोटबुक ग्राम्सी की सुप्रसिद्ध कृति है, जिसे उन्होंने जेल में कैद रहते हुए लिखा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करें। पुस्तकें और विचारक दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म की बात किसने की थी? राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गांधी एंड गांधीजी जो है बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी। सावित्री ए लीजेंड एंड ए सिंबल, ये अरविंदो के द्वारा, और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत है? तो उत्तर आधुनिकता के संबंध में असंगत की बात करें तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक प्रवृत्ति जो है इसमें नहीं है। बाकी ज्ञान के स्थान पर उपभोग प्रदान है, समग्रता का विखंडन और महानता को सामान्य बनाना, तीनों राइट हो जाएंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म का जो है ऐतिहासिक प्रवृत्ति से संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एकीकृत मानववाद का अर्थ है, तो एकीकृत मानववाद किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव जीवन अलग नहीं है, व्यक्ति समाज और राष्ट्र के मध्य सामंजस्य, व्यक्ति की आवश्यक एकता, राज्य राष्ट्र से उच्चतर है, ये एकीकृत मानव का अर्थ नहीं है। डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ए बी सी राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कौटिल्य द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां हैं? तो मंडल सिद्धांत की प्रकृतियों की बात करेंगे तो 72 इसका आंसर हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत बिजुगिसु राजा द्वारा अपने पड़ोसी देशों के साथ अपनाई जाने वाली नीति है। इसमें राजाओं की संख्या 12 होती है, अतः इसे द्वादश राजमंडल कहा जाता है। मंडल के समस्त राजाओं की प्रकृतियों की संख्या कौटिल्य ने 72 मानी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसने कहा कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान में भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है? ये जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा कहा गया था, यानी जे.एस. मिल, बेंथम के शिष्य। आप देख सकते हैं प्रमुख उपयोगितावादी एवं व्यक्तिवादी विचारक जे.एस. मिल ने कहा कि मानव का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। दातव्य है कि जे.एस. मिल नकारात्मक स्वतंत्रता एवं सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं मोहम्मद इकबाल से संबंधित हैं? तो मोहम्मद इकबाल की जो रचनाओं से संबंधित जो है मेरे हिसाब से इसमें राइट सभी होना चाहिए। ये देखिए, मोहम्मद इकबाल अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आप देख सकते हैं। असरार ए खुदी, रुमूज ए बेखुदी, बंग ए दर्रा, तराना ए हिंद, द रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, गीत इकबाल ने ही लिखा था। उल्लेखनीय है कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के रचनाकार मोहम्मद इकबाल हैं, जबकि विकल्प बी में इंडिया सब है, तो इसलिए द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम के लेखक M.N. रॉय हैं।
आप देख सकते हैं इसके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इसका ध्येय समान है। तो ये सार्त्रे के द्वारा कहा गया था। दार्शनिकों के दार्शनिक हीगल का विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है। हीगल एक प्रमुख आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे बी, इसमें बी दिया है, तो इसका आंसर सी होना चाहिए था। ये हीगल के द्वारा कहा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रॉल्स के सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह है। तो ये व्यक्ति से संबंधित है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में न्याय निष्पक्षता के विचार का प्रवाह व्यक्ति से है। अगला क्वेश्चन है, अगाना सूत्र है। अगाना सूत्र जो है, इसका आंसर हो जाएगा ए। दीर्घ निकाय का 27वां सूत्र जो है अगाना सूत्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का। ये हमेशा विवादास्पद रहता है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में पर्सिया जर्मनी में हुआ था। 1845 तक वह परिपक्व विचारक बन गए। वर्गविहीन व राज्यविहीन समाज का समर्थन करने लगा। इसी के साथ वह किसी भी देश का औपचारिक नागरिक नहीं रहा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये पेरेटो का इष्टतम का सिद्धांत से संबंधित है, यानी पहला इसका आंसर हो जाएगा। किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना पेरेटो के इष्टतम सिद्धांत से संबंधित है। उन्होंने इस सिद्धांत को 1906 में प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित हैं। तो महिला मूल्य मुख्यतः किस पर आधारित है, प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा किसने लिखी थी। तो इन रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा जयप्रकाश की आत्मकथा लिखी गई थी। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है, यह कथन रूसो का है। प्रसिद्ध प्रकृतिवादी विचारक रूसो का कथन है कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। रूसो तत्कालीन ब्रिटिश लोकतंत्र में जन सहभागिता के प्रकृति एवं स्वरूप की आलोचना करते प्रतीत होते हैं। दातव्य है कि रूसो को जन संप्रभुता यानी पॉपुलर सोवरेनिटी का प्रतिपादक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो साइलेंट स्प्रिंग जो है रसेल कार्लसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा, इसे देख लेते हैं। तो विलंबित पूंजीवाद जो है फ्रेडरिक ने दिया था, और विखंडनवाद की बात जो है जैक्स डेरिडा करते हैं। महान वृत्तांतों का अंत जो है लियोटार्ड के द्वारा किया गया था, और ज्ञान एवं शक्ति की संकल्पना की बात मिशेल फूको के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, बहुत बार आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन। गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्युजाल है। राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है क्योंकि धर्म के अभ्यास में यह सांप्रदायिक रंग ले सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकांकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। ये हॉब्स के द्वारा कहा गया था, जो सामाजिक समझौते सिद्धांत से संबंधित थे, जिनकी प्रसिद्ध कृति लेवियाथन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उनमें से कौन से समाचार पत्र तिलक से संबंधित नहीं है। तिलक से संबंधित जो नहीं है सी और डी, सुधारक और हरिजन नहीं है। केसरी और मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी, और हरिजन जो पुस्तक है उसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसके विल किमलिका के द्वारा लिखी गई थी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स 1995 नाम पुस्तक प्रसिद्ध कनाडाई राजनीतिक दार्शनिक बिल किमलिका ने लिखा है। बिल किमलिका बहुसंस्कृतिवाद विचारक है। इस पुस्तक में उन्होंने जातीय एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी विश्वास करते थे। गांधी जी किस पे विश्वास करते थे। तो इसका आंसर जो है डी, साधन साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। इसकी बात गांधी जी के द्वारा हमेशा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगत मेल नहीं है पूछ रहा है। तो इसका डी हो जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है आमूल परिवर्तन की बात नहीं करता है। श्रमिक संघवाद ट्रेड यूनियन की बात करता है। श्रेणी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, और फेबियन समाजवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन की बात करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो।
बी, प्लेटो की रचना। द्वंद्वात्मक पद्धति जो है हीगल के द्वारा ही दी गई थी, लेकिन जो प्रथम बार जो प्रयोग किया था प्लेटो ने किया था। प्लेटो की रचना रिपब्लिक में संवाद शैली एवं द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग देखने को मिलता है। सुकरात भी द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, किंतु उसने लेखन कार्य नहीं किया है। हीगल एवं मार्क्स तथा हॉब्स ने भी द्वंद्वात्मक पद्धति को न्यूनाधिक मात्रा में अपनाया है। इस पद्धति में किसी विचार के विरोधी विचार को स्वीकार कर तर्क को आगे बढ़ाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन नव मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी रोजा लग्जमबर्ग जो है। बाकी जो हेबरमास की बात करें, एरिक फ्रॉम और हर्बर्ट मार्क्यूज, ये सभी नव मार्क्सवादी विचारक हैं। ग्रामसी, हेबरमास, एरिक फ्रॉम, हर्बर्ट मार्क्यूज आदि नव मार्क्सवादी विचारक विचारधारा से संबंधित, जबकि रोजा लग्जमबर्ग को जो है पारंपरिक मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित हैं। उन्होंने क्रांति की परिपक्वता की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन है, पंडिता रमाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संस्कृत विद्वान होने के कारण इनको पंडिता की उपाधि दी गई है। आप देख सकते हैं पंडिता रमाबाई एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह एक कवियत्री, अध्येता और भारतीय महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक थी। संस्कृत विद्वान होने के कारण उन्हें 20 वर्ष की आयु में पंडिता की उपाधि प्रदान की गई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये फ्रांज फैनन के द्वारा लिखी गई थी, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विचारक एवं मनोचिकित्सक फ्रांज फैनन द्वारा फ्रेंच भाषा में लिखी गई पीएयू नोइरे मस्कस ब्लैंक्स रचना का ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क अंग्रेजी रूपांतरण है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गद्यांश को पढ़कर, गद्यांश की बात करें तो गद्यांश को हम नहीं देखेंगे, हम सीधे आगे बढ़ेंगे। ये भी गद्यांश यहाँ से 35 से बात करेंगे। सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है? तो भारत जो है द्वितीय लहर में स्थित है। इसका आंसर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हंटिंगटन के लोकतांत्रिकरण की लहर में विश्लेषण भारत की द्वितीय लहर से स्थित है। पहली बार लहर 1892 से 1942 के बीच आई थी। दूसरी लहर 1960 के दशक तक जारी रही, जबकि तीसरी लहर की शुरुआत 1974 में हुई थी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टेसियोलॉजी अध्ययन है। स्टेसियोलॉजी का अध्ययन जो किया जाता है, किसमें किया जाता है? राजनीतिक दलों के अध्ययन को स्टेसियोलॉजी कहा जाता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। स्टेसियोलॉजी के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को शुरू करने, निर्देशन और प्रबंधन करने में राजनीतिक दलों की संभावित भूमिका की जांच करने का प्रयास किया जाता है। इसका सर्वप्रथम विधिवत प्रयोग मॉरिस डुवर्जर ने वर्ष 1954 में करते हुए इसे राजनीतिक दलों, उनके संगठन एवं आधुनिक समाज में गतिविधि के तौर पर किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात करा, इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा कोठारी समिति 1964 से 66 में, सतीश चंद्रा समिति 1989 में, योगेंद्र के अलग समिति 2000 में और होत्रा समिति जो है 2002 से 4 में आई थी। अगला क्वेश्चन भी सूची से संबंधित है और अनुच्छेद किस आर्टिकल से संबंधित है, इसे देख लेते हैं। तो चुनावी व्यवस्था का संबंध अनुच्छेद 324 से 329 तक का वर्णन किया गया है। संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाओं की बात जो है अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत की गई। पंचायतों की बात करेंगे, आर्टिकल 243 यानी 243 से 243 डी तक का पंचायतों का वर्णन किया गया है, और डी से जे तक बात करेंगे तो नगर पालिकाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। और वहीं अंतिम की बात करें, संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्थाओं की बात अनुच्छेद 308 से 323, ये 2 बार रिपीट कर रखा है, तो इसमें कहीं न कहीं कुछ रॉन्ग है। ठीक है, संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्थाओं की बात जो है अनुच्छेद 308 से 323 नहीं सही है। संघ स्तर और राज्यों के अंतर्गत सेवाओं की बात 308 से 323 के अंतर्गत की गई है, और संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्थाओं की बात भी अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत और यूरोपीय यूनियन ने व्यापार संबंधों के प्रोत्साहन के लिए किस क्रियाविधि को स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये निवेश सुशासन क्रियाविधि को। आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों का अधिनिर्णित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत इसका निर्णय करता है। संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा हंस जे मार्गेंथाउ द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस जो है इनका है सी। हंस जे मार्गेंथाउ ने एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है। इनकी प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 है। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है? तो ये गृह मंत्रालय हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के किस देश के साथ सुखोई Su-30
MK-I लड़ाकू विमान बेड़े के लिए दीर्घावधि समझौता हस्ताक्षर किया है? तो इस रशिया इसका आंसर यानी डी रूस के द्वारा किया गया है। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्लाइंग वीस शब्द बंद निम्न में से किस संस्था से जुड़ा है? तो ये आसियान से जुड़ा है। फ्लाइंग वीस शब्द बंद आसियान से जुड़ा है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक चयन उपागम से संबंधित है, यानी पहला इसका आंसर हो जाएगा। और यह पुस्तक विसेंट ओस्टोम द्वारा लिखी गई है जिसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य जो है लॉर्ड पेथिक, लॉरेंस सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। आप इसे देख सकते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में लॉर्ड पेथिक, लॉरेंस सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर शामिल थी। भारतीय संविधान सभा के निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय इस समिति से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से सक्रिय आयोग समिति के प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सदन की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी पूछ रहा है? तो इसमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई थी जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 2017 में संयुक्त राष्ट्र के निम्न में से किस कार्यकारी मंडल पर भारत को पुनर्विचारित किया गया? तो इसमें यूनेस्को के द्वारा किया गया था। यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 39वें सत्र की बैठक में 9 नवंबर 2017 को कार्यकारी बोर्ड द्वारा भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिजनों का परिसंचरण निम्न में से किसके निकटता से संबंधित है? तो 49 का आंसर हो जाएगा। A और B दोनों दिया है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अभिजनों का क्रमावर्तन माना है। इसका सही उत्तर अभिजनों का प्रतिस्थापन भी होगा क्योंकि इस सिद्धांत में अभिजनों का क्रमावर्तन और प्रतिस्थापन सहवर्ती क्रियाएं हैं। तो इसमें दोनों A और B आयोग के द्वारा माना गया है। तो आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय परंपरा को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? तो ये कुंभ मेले को किया गया है। 4 से 9 दिसंबर 2018 को दक्षिण कोरिया की जेसू में आयोजित यूनेस्को के 12वें सब में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। उल्लेखनीय कि पूर्व में योगा और नैरोज को भी इस श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 51 से 100 कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।